अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? यस मिस। ओके। ओके क्लास, लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू देखा था कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे विद एग्जांपल्स। उसके बाद आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एसेट स्कोप क्या है, why we are using software engineering, and then we will discuss some of the process models as well and software myths as well. ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। और बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर किन किन फेजेस से होके गुजरेगी और हर फेजेस के क्या क्या टास्क और एक्टिविटीज हैं विच शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, लास्ट क्लास तक जब हमने जो डिस्कस किया था वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। जी क्लास, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, एलएमएस पे जो है वो मैंने आपके जितने लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर्स भी एलएमएस पे अपलोड कर दिए मैंने। लेक्चर 6-7 तक अपलोडेड है। उसके अलावा मैंने कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक भी वहाँ पे एलएमएस पे अवेलेबल हैं, और बुक्स जो ई बुक्स हैं वो ई बुक्स भी मैंने वहाँ पे पीडीएफ वर्जन जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, हमारे पास स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। 1967 में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड जो है वो रेज किया गया था, सो दैट नेटो ग्रुप ने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड यूज किया था। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस इन 1968, that software production should be an engineering like activity, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, हमने ये डिसाइड किया कि सॉफ्टवेयर को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग लाइक एक्टिविटी। जैसे हम किसी कोई चीज़ इंजीनियर करते हैं तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। सो जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो, थ्रू विच अ प्रोसेस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस, using philosophies and paradigms of established engineering disciplines to solve software crisis। क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सॉफ्टवेयर क्राइसिस मींस हम ओवरऑल फेलियर को क्राइसिस नहीं कंसीडर कर रहे होते, हम कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट टाइम में डिलीवर नहीं हो सका तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइसिस। अगर हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर विद इन बजट, जो बजट एलोकेट था उस बजट के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, इट में ऑल्सो कैन बी कंसीडर एज क्राइसिस। अगर हम कह रहे हैं जो मेन फीचर्स थे या जो मेन ऑब्जेक्टिव था जिसकी बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, अगर वो रीच नहीं हुआ तो अगेन हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सो इन ऑर्डर टू काउंटर अटैक्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स, टाइम, बजट, क्वालिटी, मेजर फंक्शनैलिटी जो मिस हो रही है, तो उन चीज़ों को कैटर करने के लिए, उन चीज़ों को प्रॉपर वे में काम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइन होने चाहिए जिनको फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। That the quality of software was generally unacceptable, low, and that deadlines and cost limits were not being met। ये 3 पॉइंट्स ही रेस किए गए बेसिक के, क्वालिटी नहीं मीट हो पा रही थी, डेडलाइंस, कॉस्ट और टाइम की जो है वो नहीं हो पा रही थी मीट, तो दैट कैन बी कंसीडर एज अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो इसी चीज को जो है वो काउंटर अटैक करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड जो है वो रेज हुआ। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर हम बात करें, तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट की बात करें, सो कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या है, जो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है।
इन्वेस्टिगेट सेवरल वेज टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर, सम गुड एंड सम बैड, जिसमें हमारे पास कुछ गुड अप्रोचेस भी हैं, कुछ बैड अप्रोचेस भी हैं। दोनों को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ वही टेक्निक्स, वही अप्रोचेस यूज करें जो कि इकोनॉमिकली हमें बेटर हो। इकोनॉमिकली मींस टाइम, कॉस्ट, और उससे हमें क्वालिटी भी अचीव हो। सो द मेन डिफरेंस इज दैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन टास्क ये है कि हम हमेशा वही काम करें जो क्वालिटी कोड हो। बिल्कुल वैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल कोडर की, ठीक है, डेडलाइन आ रही है, उसका टास्क क्या है कि बस किसी तरीके से डेडलाइन मीट हो जाए, चाहे क्वालिटी टास्क, क्वालिटी कोड मैंने राइट डाउन किया हो या ना किया हो, आगे जाके कोड में प्रॉब्लम्स आए वो मैं बाद में सॉर्ट आउट कर लूंगा, अभी मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बट टाइम मीट हो जाए, जो डेडलाइन है वो मीट हो जाए। सो दैट मे बी द अप्रोच ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या अप्रोच होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कि एनी हाउ किसी तरीके से डेडलाइन मीट मुझे करनी है, बट मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करूं। मैं ऐसे अप्रोच यूज करूं, ऐसी कोडिंग मैकेनिज्म यूज करूं जो टाइम में भी मेरे पास प्रोजेक्ट हो जाए और क्वालिटी भी अचीव हो। किसी भी सूरत मुझे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अ कोडिंग टेक्निक दैट कैन एग्जीक्यूट वेरी एफिशिएंटली, एक कोडिंग टेक्निक है, ऐसा एल्गोरिथम राइट डाउन किया है जो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बट विथ हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। बट उसकी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मींस इफेक्टिव तो बहुत है, बहुत एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बहुत एफिशिएंटली रन कर रहा है, एल्गोरिथम बहुत फास्ट है, लेकिन अगर कहीं कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। मे नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर इस तरीके का कोई ऐसा एल्गोरिथम है या कोडिंग टेक्निक है, इट विल नॉट बी अ चॉइस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी भी ऐसी अप्रोच को यूज नहीं करेगा जिसको ठीक करने की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सिंस मेंटेनेंस ऑक्युपाइज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द होल लाइफ साइकिल। पूरे लाइफ साइकिल में इतना टाइम एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट में नहीं आता जितना मेंटेनेंस में आता है। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम स्टार्ट से ही इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करें सो दैट हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट और टाइम जो है वो रिड्यूस हो सके। मेंटेनेंस एस्पेक्ट हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। और अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करें कि किन किन प्रोसेस से होके एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है, तो दीज फेजेस आर रिक्वायरमेंट फेज। सबसे पहला फेज जिसमें आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली बनाना क्या है। इसमें आपके जो है वो कस्टमर्स, क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व होंगे जो रिक्वायरमेंट्स दे रहे होंगे, आपके सेल्स की भी टीम इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जाहिर है वो इस प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रही है, कस्टमर से कम्युनिकेट कर रही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रही है, तो सेल्स टीम भी इन्वॉल्व होगी। डोमेन एक्सपर्ट्स भी होंगे, डोमेन एक्सपर्ट जिनकी उस चीज़ में नॉलेज होगी कि इस टाइप के प्रोजेक्ट में, इस टाइप के प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये सब लोग इन्वॉल्व होंगे थ्रू विच आप रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर करेंगे। देन वंस रिक्वायरमेंट हैज बीन गैदर्ड, द नेक्स्ट फेज वुड बी द स्पेसिफिकेशन ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स और एनालिसिस फेज, जिसमें आप हर एक रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे। व्हाट शुड बी डन बाय द सिस्टम, व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट मॉड्यूल शुड बी परफॉर्म बाय द सिस्टम, दीज ऑल आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। देन द नेक्स्ट फेज वुड बी प्लानिंग फेज। वंस रिक्वायरमेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस फेज को हम एक भी कंसीडर कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स आई और हमने उस पर एनालिसिस कर दिया। वंस एनालिसिस हैज बीन कंप्लीटेड, द नेक्स्ट फेज वुड बी प्लानिंग। अब आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि टोटल इतने मॉड्यूल्स हैं, इतने मॉड्यूल्स पे कौन कौन सी रिसोर्सेज, कौन कौन सी टीम हमने एलोकेट करनी है, कौन से टाइम पे कौन से टाइम जो है मॉड्यूल कंप्लीट हो जाना चाहिए, बजट एलोकेशन कितना बजट होगा, ईच एंड एवरीथिंग आप पूरी जो है वो स्केड्यूलिंग कर रहे होंगे प्लानिंग फेज में। एंड देन आप एनालिसिस को देखते हुए फिर डिजाइन अप्रोच लाएंगे। डिजाइन अप्रोच में क्या चीज आएगा, आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बना दी पेपर वर्क पे, एक्चुअली अभी कुछ नहीं है, आपने सिंपल सिस्टम का जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है वो पेपर पे इम्प्लीमेंट कर दिया। आपकी ईआर डायग्राम, आपकी क्लास डायग्राम, जो सिस्टम बनेगा उसमें कौन कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। डेटाबेस डिजाइन, स्कीमा क्या बनेगा बैकएंड पे आपके पास, वो सारी चीजें पेपर वर्क पे आप, रिलेशनल डायग्राम, ये सारी चीजें पेपर वर्क पे आप सिस्टम का डिजाइन बनाएंगे। वंस डिजाइन हैज बीन कंप्लीटेड, अप्रूव हो गया, उसके बाद अब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग स्टार्ट कर दिया आपने, इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मींस, क्योंकि अगर अलग अलग टीम्स में अलग अलग काम हुआ हुआ है तो आप उस काम को आपस में इंटीग्रेट करके डिप्लॉय करेंगे।
डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट इज डिफरेंट। इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज आपने डिजाइन दी है उसको आप कोड कर रहे होते हैं, इन हाउस डेवलपमेंट। डिप्लॉयमेंट इज दैट कि जब आपके एप्लीकेशन डिजाइन हो गई, आपने उसको इन हाउस अपने ही एनवायरनमेंट में, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में उसको टेस्ट किया, एंड आफ्टर परफॉर्म सेवरल टेस्टिंग, जिसमें हमारे पास व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स के अंदर यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब चीजें जब हो गई, उसके बाद आपने सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने का क्या मतलब है, आपने उसको उस एनवायरनमेंट में, अभी तो इस टेस्टिंग तक तो आपके अपने एनवायरनमेंट में था, जो कंपनी डिजाइन कर रही है, डेवलप कर रही है, उसके पास है। लेकिन वंस सारी टेस्टिंग परफॉर्म हो गई, आप सेटिस्फाई हो गए, सारे बग्स रिमूव हो गए, आपकी डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन प्रोडक्ट तैयार है, आप उसको कस्टमर साइट पे, जहां उस एप्लीकेशन को एक्चुअली चलना है, वहां पे आप उसको लॉन्च कर देंगे। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में जो है वो आप उसको लाइव चलाएंगे, यानी कि आप कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया, आप कस्टमर उसको यूज कर रहा है। अब जब यूज करने के बाद जो एरर्स आएंगे, टेस्टिंग फेज में जो एरर्स आए, जो प्रॉब्लम्स आए, आप उसको एरर्स कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन वंस सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड ऑन कस्टमर साइड, यूज करते वक्त, कस्टमर के यूज करते वक्त अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हम यूजुअली डिफेक्ट कहेंगे, और फिर वो कस्टमर आपको रिपोर्ट करेगा। और जब आप उस एरर को करेक्ट करेंगे, डिफेक्ट को करेक्ट करेंगे, दैट फेज वुड बी कंसीडर्ड एज मेंटेनेंस कॉस्ट। वंस प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया, कस्टमर उसको रन कर रहा है, उसके बाद उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई, उसको करेक्ट जो आप करेंगे, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज मेंटेनेंस हाईएस्ट कॉस्ट अमंग ऑल दिस फेजेस। और उसकी कॉस्ट इन सब फेजेस से ज्यादा होगी, क्योंकि एक चीज में जब कोई एरर आ रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो एरर किस फेज में आया है। तो फिर आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अदर वो इम्प्लीमेंटेशन का एरर है, कोड गलत किया है, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है। एनालिसिस वन बाय वन आप एक एक फेज को चेक करते रहेंगे, और फिर अगर एनालिसिस में चेंज हुआ, तो इसका रिफ्लेक्ट फिर प्लान में भी आएगा, डिजाइन में भी आएगा, कोड में भी आएगा। सो उसको रीवर्क करने की कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा होगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है मेंटेनेंस होती है, करेक्टिव, परफेक्टिव एंड एडॉप्टिव। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है, कि अगर कोई एरर आ गया, कोई बग आ गया, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट आई, उसकी बेसिस पे आप उसको ठीक कर रहे हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है, कि आपके पास जो है कोई जो है नया फीचर आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कोई गोल्ड प्लेटिंग करना चाह रहे हैं कि हम एडिशनल ये फीचर भी रख दें तो और ज्यादा, सो दैट वुड बी परफेक्टिव मेंटेनेंस। एंड एडॉप्टिव मेंटेनेंस इज दैट, कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया बिल्ड आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि अगर हम उसको उसमें मूव कर दें तो वो ज्यादा बेटर चलेगी, तो दैट वुड बी कंसीडर एज एडॉप्टिव मेंटेनेंस। एंड एट द एंड, जैसे जैसे प्रोजेक्ट यूज होता रहेगा, हम यूजुअली ये कह रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट को कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। हार्डवेयर जैसे जैसे यूज होता है, हम ये कहते हैं कि उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी लाइफ कम हो रही है। सॉफ्टवेयर का हम कह रहे होते हैं कि जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, तो जब यूज होता है, तो उसमें चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज होता चला जाता है, इट शुड बी मेच्योर, और उसके जो एरर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो बाय द यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाने चाहिए। लेकिन ये हर चीज की एक एज होती है, एक लाइफ होती है, तो वो भी जब यूज होता रहेगा, तो लास्ट प्रोसेस वुड बी कंसीडर एज रिटायरमेंट। जी, ये एक चार्ट गिवन है जो कि बता रहा है कि मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा होगी, एफर्ट एंड कॉस्ट। Maintenance is so important that a major aspect of software engineering consists of techniques, tools, and practices that lead to a reduction in maintenance cost. कह रहे हैं कि अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक बेटर टेक्निक्स हैं, टूल्स मौजूद हैं, प्रैक्टिसेस बहुत बेटर और इम्प्रोवाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं, जिनको हम यूज करके अपने मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर हमने बेटर टूल, बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर प्रिंसिपल, डिजाइन प्रिंसिपल यूज किए हैं, सो वी कैन रिड्यूस द ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल। स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन में क्या होता है, जो हमने फर्स्ट पेज देखा था, रिक्वायरमेंट्स आ गई, उसके बाद हम डिजाइन और इसकी स्पेसिफिकेशन और डिजाइन करेंगे। इसको गो थ्रू करें, इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो यू मे आस्क।
ओके, तो ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि यूजुअली जो है वो ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, एरर हो सकते आ सकते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है एज अ ह्यूमन बीइंग कभी भी। सो जो एक्चुअल उन्होंने रीजन देखा कि बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं एट द अर्ली फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेट्स से कोई रिक्वायरमेंट आपने प्रॉपर्ली गैदर नहीं की, उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे आपके पास कुछ स्टार्ट फेज में जो एरर्स होते हैं आप उसको कई दफा पॉइंट आउट नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, और वो आगे जाके वो प्रॉब्लम एनालिसिस में आया, आपने उस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आया, आपने उसको करेक्ट नहीं किया, उसकी बेसिस पे एनालिसिस गलत हुआ, डिजाइन गलत हुआ, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग में वो आइडेंटिफाई हुआ, और पता क्या चला कि वो स्टार्ट फेज का जो है वो प्रॉब्लम था। तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अगेन टाइम एंड कॉस्ट लगेगा, और वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बेटर स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन। आप जितना ज़्यादा फोकस एनालिसिस और डिज़ाइन पे लगाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम, आप ये नहीं सोचे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हम तो डायरेक्ट कोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर बहुत हाई होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। सो बेटर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने एनालिसिस और डिज़ाइन में लगाएं, और जितना ज़्यादा फोकस आप इसमें करेंगे, प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट को गैदर करें, कंप्लीट करें, सो दैट चांसेस ऑफ एरर कम से कम हो। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन होगा उतनी बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगी और उतने कम चांसेस ऑफ एरर होंगे। जितना वीक डिज़ाइन होगा उतनी प्योर इम्प्लीमेंटेशन होगी और उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर होंगे। सो द सॉल्यूशन इज बेटर स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन। टीम प्रोग्रामिंग इफेक्ट, जब आप टीम में काम कर रहे हो, सो उसके क्या एस्पेक्ट है हमारे पास। मोस्ट सॉफ्टवेयर being developed and maintained by a team of software engineers. Scope of software engineering must also include techniques for ensuring that teams are properly organized and managed. For example, team programming leads to interface problem among code components and communication problems among team members. जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही होती है, अगर हर टीम अलग अलग, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, मैं जो कोड कर रही हूँ मेरे कोड राइट डाउन करने का प्रोसीजर अलग होगा, मैं कमेंट्स यूज कर रही हूँ, कमेंट की स्टाइलिंग क्या है, किस तरीके से कर रही हूँ, आप कर रहे होंगे कोडिंग, तो उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। तो जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तब चीजों को आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो जब हमारे पास अलग अलग टीम मेंबर्स होंगे, उनका अलग अलग वे ऑफ डूइंग थिंग होगा, सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो बेटर टेक्निक इज दैट कि आप पहले से ही स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज और सारी गाइडलाइंस पहले से मेंशन कर देंगे। कमेंट्स करने हैं तो किस तरीके से मेंशन करने हैं, वेरिएबल नेम किस तरीके से हो सकते हैं, मेथड्स की डिक्लेरेशन, सो ईच एंड एवरीथिंग अगर पहले से एज अ टेम्पलेट मौजूद होगा तो लोग उसको एक ही, जब इंटीग्रेशन होगी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अनदर प्रॉब्लम इज दैट कि अगर टीम मेंबर्स में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन गैप है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर इजीली, सो इट मे आल्सो रेज और कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, सो आपने ये सारी चीजें माइंड में रखनी है कि टीम ऐसी एलोकेट करें कि आपस में वो लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, जब हम टीम की बात कर रहे होते हैं तो टीम में जियोग्राफिकल लोकेशन भी जो है वो काफी important role play कर रही होती है कि how they communicate with each other, either they all are sitting in same area, अगर अलग अलग स्पेस पे अलग अलग जगह पे बैठे हैं तो how can they communicate through telephonic conversation, through voice video conferencing, ठीक है, थ्रू वॉइस मेल्स, थ्रू ईमेल। सो क्या प्रोसीजर है अगर वो अलग अलग स्पेस, अलग अलग लोकेशंस में हैं, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अलग अलग लोकेशन पे होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखते हुए टीम एलोकेट करनी होती है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, द लार्ज प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड मैनी प्रोग्रामिंग वर्क टुगेदर। जितना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स हैं प्रोजेक्ट में और उसको एक या दो लोग मिलके कर रहे हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा टीम, उतनी बड़ी टीम होगी।
The projects were not delivered on time and cost more than initial budget is also considered as software crisis. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस हम ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल फेलियर इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस. अगर सॉफ्टवेयर टाइम और जो कॉस्ट एलोकेट हुई थी अगर उसके अंदर भी डेवलप नहीं हो पा रहा तो हम उसको क्राइसिस कंसीडर करेंगे. Software engineering methods were developed to overcome these problems. So software engineering की different techniques, methods, methodologies, tools, techniques are used for overcome these problems. इन problems को overcome करने के लिए, sort out करने के लिए हम software engineering के different जो guidelines हैं, processes हैं, उनको follow कर रहे हैं. Software of evolution, continuing change and growth. What works now will be expected to do more tomorrow. रीडिजाइन सीम्स एक्सपेंसिव. ठीक है, हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की जो ग्रोथ है और जो चेंजेस आ रही हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही हैं हमारे पास. ठीक है, सो हमारे पास बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है सॉफ्टवेयर की नेचर में, सॉफ्टवेयर की टाइप में, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उन टेक्नोलॉजी में, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में. और अब हमारे कस्टमर जो हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वो भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा पहले तो नॉन टेक्निकल होते थे, अब उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. तो उनसे कैसे कैटर करना है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए. और रीडिज़ाइन की एक्टिविटी जो है इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम जो है वो रीडिज़ाइन ना करें. रीडिज़ाइन मीन्स कि चेंजेस ना करें या हम दोबारा स्क्रैच से चीज़ें ना बनाएं. एक दफ़ा डिज़ाइन बना दिया, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को ही जो है वो अपडेट कर सके. हमें ये ना करना पड़े कि हमें हर चीज़ स्क्रैच से करनी पड़े या री इन्वेंट द व्हील. मेन ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यही है, रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी में कोड रीयूजेबिलिटी भी आती है, कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी भी आती है, डिज़ाइन रीयूजेबिलिटी भी आती है. मीन्स कि हमने एक दफ़ा एक चीज़ बना दी, उससे सिमिलर चीज़ बनाने के लिए हमें स्क्रैच से काम ना करना पड़े, बल्कि एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को यूज़ करते ही हम उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने. इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, चेंजेस ऑफन डू नॉट फिट इनटू सेमिनल सॉफ्टवेयर विजन. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और बहुत रैपिडली बढ़ रही है, क्योंकि अगेन वही पॉइंट कि हमारा यूजर जो है वो अब अवेयर है बहुत सारी चीज़ों से. ठीक है, उसको पता है कि इससे रिलेटेड एप्लीकेशन किस तरीके से चल रही है. सो कई दफ़ा ऐसी चेंजेस भी होती हैं जो कि लग रहा होता है कि बहुत आसान है और इजीली एकोमोडेट हो जाएंगी, बट एक्चुअल सिस्टम में जब आप उनको एड ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक प्रॉब्लमेटिक टास्क होता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही होती हैं. लेगेसी सिस्टम्स आर अनअवॉइडेबल. लेगेसी सिस्टम हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. लेगेसी सिस्टम्स ओल्ड सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से चल रहे हैं. ठीक है, सो आप उन सारे सिस्टम्स को जिसमें प्रीवियस डाटा स्टोर है आप उनको एज इट इज डिस्कार्ड नहीं कर सकते. ठीक है, बट उन सिस्टम को यूज करना, यूटिलाइज करना, न्यू सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है. ओल्ड लैंग्वेजेस वो सिस्टम जो पुरानी लैंग्वेजेस में बने हुए हैं, अब उसमें अगर कोई चेंज आना है या इंटीग्रेट करके वो न्यू सिस्टम के साथ चल रहा है, उसमें कोई थोड़ा बहुत बग आ गया तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज हुई थी लाइक कोबोल, फॉरट्रान, तो उसकी लर्निंग होनी जरूरी है जो नई रिसोर्सेज है. ठीक है, क्योंकि ऐसे सिस्टम अभी भी यूज हो रहे हैं. जो पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं आप उनको डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको इंटीग्रेट करके ही आप नए पैरेलल सिस्टम के साथ पैरेलल दोनों सिस्टम को चला सकते हैं. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जिनको हमें माइंड में रखना होता है.
software engineering, what we are saying, a software engineering is a layered approach. Layered approach means इसमें different layers हैं, different procedures हैं. सबसे पहले आपके पास जो main broader spectrum में जो चीज़ है, that is quality focus. Why we are using software engineering is to achieve high quality or to develop good quality software products. So the main objective is quality. देन इसके ऊपर जो लेयर है, इट इज प्रोसेस मॉडल. प्रोसेस मॉडल ये कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करें. देन प्रोसेस मॉडल से ऊपर जो लेयर है वो हमारे पास मेथड्स की है कि इन प्रोसेस मॉडल्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस है विच वी आर यूजिंग. एंड द टॉप लेयर इज डिफरेंट टूल्स. इन तमाम मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए क्या कोई टूल्स अवेलेबल हैं या सारा काम हमें ही एज अ ह्यूमन बीइंग करना है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें एक ये सपोर्ट भी दे रही है कि बहुत ज़्यादा फेज टू फेज, मेथड टू मेथड, टास्क टू टास्क, एक्टिविटी टू एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड कर रही है. सो मेन फोकस इज क्वालिटी. देन in order to achieve quality we have different process model. What next, we have to choose from these process model कि हमारी situation के accordingly कौन सा process model हमें choose करना चाहिए. Once we have chosen the process model, the next step would be the methods and activities used in that process model. And then in order to perform these activities, methods and tasks, we have different tools available to perform these tasks. So software engineering is basically a layer technology in which we have multiple layers. Software engineering is a layered technology. Any engineering approach, including software engineering, must rest on an organizational commitment to quality. Main focus is quality. A continuous process improvement culture. थ्रू आउट जो प्रोसेसेस हम यूज कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर मैंने आज एक प्रोजेक्ट एक प्रोसेस यूज करते हुए बनाया है तो उस प्रोसेस को यूज करते हुए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. सो हम उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करें, लेसन लर्न करें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम वही प्रोसेस यूज करें तो वो जो एरर जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम मिनिमाइज हो सके. दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस. तो आप साथ साथ लर्न भी करते हैं. And it is this culture that ultimately leads to the development of increasingly more effective approaches to software engineering. अच्छा, स्टार्ट में ये होता है कि जब हम कोई नया प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं या इवन हम कोई नई चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई नया कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो स्टार्ट में हमें ऐसा लग रहा होता है कि चीजें हमें समझ नहीं आ रही ना. इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे होता है कि जब कोई आप नया प्रोसेस मॉडल चूज करते हैं और नया प्रोसेस मॉडल चूज करने के बाद आप उस पर काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो चीजें बहुत हैज़ार्डली हो रही होती है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हैं. लेकिन जैसे जैसे जब आप किसी चीज से यूज टू हो जाते हैं तो आप जो है ऑटोमेटिकली चीजों को वहां से लर्न कर रहे होते हैं और आप वो चीजें जो है यूज टू हो जाते हैं और वो आप नॉर्मल रूटीन का आपका पार्ट बन जाता है. तो स्टार्ट में जब कोई आप नया प्रोसेस मॉडल यूज कर रही होती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो चांसेस हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएंगी. जाहिर टीम को भी ऐसे आइडिया नहीं होगा, पहले इस तरीके से किसी प्रोसेस मॉडल पे काम नहीं किया होगा. लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे आप वो चीजें बेटर करते चलेंगे. ये एक नॉर्मल फिनोमिना है. अगर हमें भी कोई फर्स्ट कोर्स मिलता है तो उसमें स्टार्ट में हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने में टाइम लगता है, सर्च कर रहे होते हैं, एक-एक चीज़ देख के निकाल रहे होते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे होते हैं. लेकिन वही कोर्स जब अगर मैं 10वीं दफ़ा पढ़ा रही होंगी तो वो पढ़ा के अब हमें चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लर्न हो चुकी होती हैं. पहले जो है ना लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, स्लाइड्स काउंट करते थे कि क्या 3 घंटे में इतनी स्लाइड्स हो जाएँगी. अगर हमें स्लाइड्स को ही देख के पढ़ाना है तो हम क्या बोलेंगे. लेकिन अब वो चीज़ें जब आप पढ़ाते चले जाते हैं या जब आप कोई चीज़ एक चीज़ कंटिन्यूअसली बेसिस पे कर रहे होते हैं तो कर करके वो आपको मेमोराइज आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिकली फिट इन हो जाती है. तो फिर उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती. स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है लेकिन जैसे जैसे आप वही चीज़ दोबारा दोबारा करेंगे और उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट भी आती है साथ साथ. ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया हो शायद इतना अच्छा नहीं पढ़ाया हो, डेफिनेटली नहीं पढ़ाया होगा. सेकेंड टाइम पढ़ाया पहले से कुछ बेटर, थर्ड टाइम पढ़ाया और इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम चीज़ों को साथ साथ लर्न कर रहे हैं. तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं मेच्योरिटी, यही चीज़ हम सॉफ्टवेयर के लिए भी कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर यूज होना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होता चला गया वैसे वैसे हमारे पास क्या होता चला गया, मेच्योरिटी आती चली गई, एफिशिएंसी आती चली गई. The foundation for software engineering is the process layer. The software engineering process is the glue that holds the technology layer together and enables rational and timely development of computer software. From the basis for management control of software project and establishes the context in which technical methods are applied
Work products, models, documents, data, reports, form, etc. are produced. Milestones are established, quality is ensured and change is properly managed. वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम मैनेजमेंट कंट्रोल हमें प्रोसेस यूज करते करते उस प्रोसेस पे कंट्रोल होता चला गया, हम साथ साथ वर्क प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। लाइक हम सॉफ्टवेयर के मॉडल्स भी बना रहे हैं। मॉडल आपने डबल ओएडी में भी पढ़ा होगा कि आपके पास विजुअल मॉडलिंग क्या होती है। एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले आपने यूज केस मॉडलिंग करी, आपने क्लास डायग्राम बना के सॉफ्टवेयर का एक मॉडल बना दिया कि एक्चुअल जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो इस तरीके से वर्क करेगा। उससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स, एसआरएस क्या होगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन रिव्यू डॉक्यूमेंट क्या होगा, बिजनेस प्रोसेस रिव्यू, तमाम डॉक्यूमेंट भी आप बना रहे हैं। डेटा कहाँ से लेना है, डेटा की सोर्सेज क्या है, रिपोर्ट्स किस तरीके से जनरेट करनी है, डिफरेंट फॉर्म्स कैसे यूज करने हैं। सो आप साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ ये सब चीजें भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। आप माइलस्टोन्स भी स्टैब्लिश करेंगे। माइलस्टोन मींस कोई भी की टास्क। लेट से मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया हमारा, दैट इज अ की माइलस्टोन। ठीक है, जैसे एफ की अगर हम बात करें आप लोगों की, तो एफ के जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अगर मैं आपसे कहूँ तो उसके माइलस्टोन्स क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन, आपने प्रपोजल सबमिट करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिफेंस प्रपोजल हुआ। ठीक है, उसके लिए आप डिफरेंट टास्क करेंगे, बट दीज आर द माइलस्टोन। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, दैट इज अ माइलस्टोन। फिर नेक्स्ट माइलस्टोन इज FYP1। आपको FYP1 के लिए टास्क दे दिए जाएंगे कि दीज आर द फीचर जो आपने FYP1 में करने हैं एंड दीज आर द फीचर जो आपने FYP2 में करने हैं। तो FYP प्रोजेक्ट अप्रूवल, FYP1, FYP2 एंड फाइनल एक्सटर्नल इवेल्युएशन, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास प्रोजेक्ट के डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं। और साथ साथ आप क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं और आपकी जो चेंजेस हैं वो भी प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं। यू आर यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एज वेल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज चेंज मैनेजमेंट, कि कोई भी चेंज आ रहा है आप उसको डायरेक्ट ऐड ऑन नहीं कर रहे, बल्कि आपके पास डिफरेंट वर्जन हैं। आप ओरिजिनल फाइल को ही बार बार अपडेट नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आप उसके डिफरेंट कॉपीज बना के चेंजेस को पूरा एक लॉग मेंटेन कर रहे हैं कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आया तो उसकी आप एक कॉपी बनाएंगे वर्जन 1.1, उसमें आपको चेंज करेंगे। फिर उसमें कोई और चेंज आया तो फिर वर्जन 1.2, सो दैट एक पूरा लॉग मेंटेन हो रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस आपको कौन दे रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, मेथड्स हमारे पास क्या है, ये जो हमने डिफरेंट लेयर्स देखी थी उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। मेथड encompasses a broad array of tasks that include। मेथड्स हमारे पास क्या होंगे, लेट सपोज मैंने एक प्रोसेस मॉडल चूज कर लिया, अब उस प्रोसेस मॉडल के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। क्या क्या मेथड हो सकते हैं, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन मॉडलिंग, बेसिकली जो फेजेस जो हर प्रोसेस में जो हम काम कर रहे हैं। Software engineering methods rely on a set of basic principles that govern each area of the technology and include modeling activities and other descriptive techniques. Tools क्या होंगे, कि अब हमने क्या क्या tools यूज करते हुए ये काम परफॉर्म करना है। Software engineering tools provide automated or semi-automated support for the process and the methods. Automated means सारा काम सारी चीजें ऑटोमेशन पे हो रही हैं। सेमी ऑटोमेटेड की कुछ चीजें आपने भी इनपुट देनी है और उसकी बेसिस पे, जैसे हम डेटाबेस पे टेबल्स वगैरह बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रिलेशनल डायग्राम बना देता है, दैट इज सेमी ऑटोमेटेड। हमने भी अपने एफर्ट किया और बैक एंड पे उस एफर्ट की बेसिस पे उसने एक डिजाइन या डेटाबेस रिलेशनल टेबल डिजाइन करके दे दिया। A system for the support or software development called computer aided software engineering is also established. केस टूल का आपने शायद नाम सुना हो, CASE, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि हम जो है हर चीज को काम करने के लिए अगर हमने प्लानिंग करनी है तो उसके डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं कि वो प्लान करके बता दे। आपने एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो आपको यूज केस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, आपने जो इन्फॉर्मेशन इनपुट दी है उसकी बेसिस पे आपको डिजाइन करके दे देगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी क्लास, कोई क्वेश्चन है या सब लोग सो रहे हैं? ठीक है, सब लोग तो नहीं सो रहे, कुछ लोग जाग रहे हैं।
ओके, सब लोग हैं मौजूद, दैट्स गुड। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है हमारे पास? A process is a collection of activities, actions, and tasks that are performed when some work product is to be created। जब आप कोई भी वर्क प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो प्रोसेस क्या होगा? उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हमारे पास एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज के लिए जो जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं, और उन एक्शंस को अचीव करने के लिए जो टास्क हम यूज करेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? इज बेसिकली अ प्रोसेस। अगर हम एक्टिविटी की बात करें, तो एक्टिविटी क्या है? हमने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर। ठीक है, हमने मार्केट सर्वे करना है, तो हम किसी सेल्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सो दैट इज एन एक्टिविटी। कोई भी मेन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एंड इज अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एफर्ट। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, किसी भी डोमेन का प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट का कोई भी साइज हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक्टिविटी हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगी। हम कस्टमर से हर हार्ट में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, चाहे प्रोजेक्ट का साइज छोटा हो या बड़ा हो। एक्शन क्या होगा? ये तो एक एक्टिविटी की एग्जांपल दिए, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर इज एन एक्टिविटी। सेकंड चीज क्या होगी हमारे पास? कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इंश्योर करनी है। और चीज क्या होगी? हमने प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। सो दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज। एक्शन क्या होगा? आर्किटेक्चरल डिजाइन। हम अपने एप्लीकेशन का डिजाइन बना रहे हैं कि आर्किटेक्चर क्या होगा हमारी एप्लीकेशन का। इनके पास अ सेट ऑफ टास्क दैट प्रोड्यूस अ मेजर वर्क प्रोडक्ट एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन मॉडल। इस एक्शन को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, और जब वो टास्क परफॉर्म होंगे तभी हमारे पास कोई वर्क प्रोडक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्चरल डिजाइन मॉडल। टास्क focuses on small but well defined objective, e.g. conducting a unit test। let's suppose मैंने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, so that is a small task। लेकिन जब हम हर इंडिविजुअल मॉड्यूल को एक इंडिविजुअल बेसिस पे टेस्ट कर लेंगे, टास्क कंप्लीट हो गया, यूनिट टेस्टिंग हो गई। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन।